वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फरवरी 2022 के सॉल्व क्वेश्चन के बारे में और ये क्वेश्चन मैंने लिया है शिफ्ट 1 का। सब्जेक्ट है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी यूनिट से मैं आज के क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। टीचिंग पाठशाला को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही वीडियोज और पाने के लिए। यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चन की क्वेश्चन आईडी एज वेल एज ऑप्शन आईडी भी मेंशन करके रखा है ताकि आप ऑप्शन आईडी एंड क्वेश्चन आईडी के साथ अपने आंसर को मैच कर सके रेदर देन गोइंग टू द ऑप्शंस, क्योंकि आपके पेपर में क्वेश्चन आईडी एज वेल एज ऑप्शन आईडी चेंज हो सकती है जो कि जनरली देखा जा रहा है। तो क्वेश्चन आईडी 57 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मेंशन है कंसीडर द फॉलोइंग इकोसिस्टम, जिसमें कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ओपन ओशन है, एल्गल बेड है एंड कोरल रीफ एज वेल एज मैरिशेस एंड स्वैम्प्स है। Which one of the following options represent these ecosystem in a increasing order of their contribution to the annual world net primary productivity? तो आपको बताना है एनुअली जो है वर्ल्ड में नेट प्राइमरी प्रोडक्शन को डिफरेंट इकोसिस्टम में डिवाइड किया गया है, तो आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे ऑप्शन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ओपन ओशन, एल्गल बेड एंड कोरल रीफ, मैरिशेस एंड स्वैम्प्स। तो अगर ओवरऑल देखा जाए, आपको वैसे मैं डेटा दिखा दूंगी। सबसे हाईएस्ट जो एनपीपी होता है एनुअली या फिर हम कह सकते हैं एनुअल वर्ल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्शन जो होता है हाईएस्ट बेसिस पे देखा जाता है ओशन का। ओके, ओशन यहाँ पर बी है तो बी का सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है। उससे कम होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, दैट इज ए। इससे कम होता है मेनली मैरिशेस एंड स्वैम्प्स का एंड सबसे कम होता है एल्गल बेड एंड कोरल रीफ का। अब ये ऑप्शन जो है, मतलब इसको मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर डिवाइड किया है। अब ये ऑप्शन अगर आपको मिलता है तो आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने साइन नहीं लगाया है, नॉर्मली लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि बी सबसे लो होगा, सी, डी और ए सबसे हाई होगा, जो कि गलत है। अगेन यहाँ पे सी इन्होंने पहले बोल दिया है, उसके बाद ए को सबसे हाईएस्ट बताया, जबकि हमारा बी जो है सबसे हाईएस्ट है, गलत। नेक्स्ट ये भी गलत है, देख सकते हैं आप। ये अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो सी का सबसे कम है, डी का उससे ज्यादा, ए का उससे ज्यादा एंड सबसे ज्यादा बी का, जो कि हमारा भी ऑप्शन है। एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग फॉर द ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद करती हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसकी अगर हम डेटा की बात करें तो देखिए सबसे हाईएस्ट ओशन का है, इसलिए हमने ओशन सेलेक्ट किया था। ये देख सकते हैं आप, एवरेज वर्ल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्शन दे के रखा है। उसके बाद है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, उसके बाद जो है जो ऑप्शन में था वो था स्वैम्प एंड मैरिशेस एंड सबसे कम जो है हमने लिया है एल्गल बेड एंड कोरल रीफ का। एंड इन दिस वे वी कैन ऑप्ट द फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं मिमिक्री वेयर डिसेप्टिवनेस, यानी धोखा देना जो होता है। मिमिक्री वेयर डिसेप्टिवनेस ऑफ मिमिक सिग्नल इज हाई एंड फिटनेस कॉन्सिक्वेंसेस सिग्नल्ड to the receiver by the mimic is also high, that is in negative। यानी एक ऐसी मिमिक्री जिसमें कि मिमिक का डिसेप्टिवनेस जो सिग्नल होता है वो भी हाई देखा जाता है और रिसीवर का जो फिटनेस कॉन्सिक्वेंसेस होता है वो भी हाई देखा जाता है, जो कि मिमिक के थ्रू दिया जाता है। अब इस टाइप की मिमिक्री कौन सी हुई? सबसे पहले इस सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके के पैरामीटर से पूछा गया है। सवाल में था फिटनेस कॉन्सिक्वेंसेस सिग्नल टू द रिसीवर बाय द मिमिक और डिसेप्टिवनेस ऑफ मिमिक सिग्नल। हमारा सवाल क्या है कि डिसेप्टिवनेस जो है वो हाई है और जो रिसीवर को फिटनेस कॉन्सिक्वेंसेस मिल रहा है वो भी हाई है, दैट इज नेगेटिव है। तो हमें नेगेटिव एंड हाई देखना है। तो डिसेप्टिवनेस हाई यहाँ है, नेगेटिव वर्ड यहाँ है, और अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास जो है हाई और नेगेटिव का जो कॉम्बिनेशन मिल रहा है वो मिल रहा है ये, दैट इज बेटासियन। तो बेटासियन मिमिक्री में जो डिसेप्टिवनेस होती है मिमिक्स के सिग्नल की वो होती है हाई, और जो कॉन्सिक्वेंसेस मिलता है, फिटनेस कॉन्सिक्वेंसेस मिलता है रिसीवर को बाय द हेल्प ऑफ मिमिक, वो होता है नेगेटिव, यानी वो भी होता है हाई। और इस तरीके के कंडीशन को प्रेजेंट करता हुआ सिर्फ और सिर्फ बेटासियन मिमिक्री है। अगर मुलेरियन के लिए ये सवाल आता तो कॉन्सिक्वेंसेस सेम रहता लेकिन डिसेप्टिवनेस लो हो जाता, क्योंकि मुलेरियन में अपने प्रेडेटर को धोखा नहीं दिया जाता है। बहुत से सिमिलर इफेक्ट रखने वाले या हार्मफुल इफेक्ट रखने वाले ऑर्गेनिज्म एक साथ मिलकर अपने इम्पैक्ट को हाई कर देते हैं। सेकेंड बेसिस पे देखा जाए तो अगर ये फिटनेस कॉन्सिक्वेंसेस जो रिसीवर को एज अ सिग्नल मिल रहा है
वो पॉजिटिव होगा और डिसेप्टिवनेस लो होगा तो वो होगा रिवॉर्डिंग मिमिक्री। एज वेल एज अगर ये डिसेप्टिवनेस हाई हुआ और फिटनेस कॉन्सिक्वेंसेस जो रिसीवर रिसीव कर रहा है बाय मिमिक वो अगर पॉजिटिव हुआ तो ये एग्रेसिव मिमिक्री को दिखाएगा। तो ये जो 4 टाइप के क्वाड्रेंट दे के रखे हैं, इन चारों क्वाड्रेंट पे आपके सवाल बन सकते हैं। इस बार जो है बटासियन मिमिक्री को एज अ क्वेश्चन बनाकर आपके सामने रख दिया था। ये मैंने रिसर्च गेट से लिया है, ये पर्टिकुलर पिक्चर आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं, आर्टिकल आपको मिल जाएगा। सो हमारा आंसर हो गया कौन सा, बटासियन मिमिक्री। यहाँ पे बहुत से ऑप्शन थे, बटासियन, मुलेरियन, फिशेरियन, मिलीरियन, इन सब में से जो है करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास बटासियन मिमिक्री। यस, बट मैं चाहूंगी कि आप इन सब मिमिक्री के बारे में जो है थोड़ा सा गूगल करके जरूर पढ़ लें ताकि आपके पास नॉलेज इकट्ठी हो जाए। अगला सवाल है which one of the following gases is present in the stratosphere at a concentration higher than its concentration in the troposphere? कौन सा यहाँ पे ऐसा गैस है जो कि ट्रोपोस्फियर में भी पाया जाता है, स्ट्राटोस्फियर में भी पाया जाता है, लेकिन उसका कंसंट्रेशन स्ट्राटोस्फियर में सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द ट्रोपोस्फियर? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक डेटाबेस सवाल है जिसमें कि आंसर चला आता है ओजोन। ओजोन का अमाउंट स्ट्राटोस्फियर में काफी हाई होता है एज कंपेयर टू द ट्रोपोस्फियर। आप चाहें तो डेटास देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है ओजोन एन अनयूजुअल टाइप ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दैट इज रिलेटिवली अबंडेंट इन द स्ट्राटोस्फियर heat this layer as it absorbs the energy from incoming ultraviolet radiation from the sun. अगला सवाल काफी आसान था। द ग्राफ बिलो शोज द चेंज इन द साइज ऑफ द 4 पॉपुलेशन फ्रॉम ए टू डी ओवर अ टाइम। यहाँ पे 4 पॉपुलेशन है, ए, बी, सी एंड डी। इन चारों पॉपुलेशन के बारे में यहाँ पर ग्रोथ मेंशन करके रखा है। आपको क्या बताना है, विच वन ऑफ द 4 पॉपुलेशन वुड हैव द लोएस्ट इंट्रिंसिक रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। सबसे ज्यादा लोएस्ट जो है इंट्रिंसिक रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ यानी आर, सबसे ज्यादा लो आर किसकी होगी? तो अगर आप यहाँ पर ओवरऑल देखते हैं ग्राफ को, तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अगर आपको पता है तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। जैसे कि अगर हम ओवरऑल देखते हैं, जो हमारा ए पॉपुलेशन ऊपर की तरफ जा रहा है यानी पॉपुलेशन बढ़ रहा है, यानी आर यहाँ पर जो है पॉजिटिव है और पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। सेम गोज विथ बी ऑल्सो कि आर यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू होगा और पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। सी यहाँ पर कांस्टेंट है, यानी यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो बर्थ है वो डेथ के बराबर होगा और पॉपुलेशन कांस्टेंट देखी जाएगी। लेकिन अगर डी को देखते हो तो यहाँ पर पॉपुलेशन नेगेटिव हो रही है, यानी पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही है। पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही है, आर नेगेटिव है, कहने का मतलब है नेगेटिव इन द सेंस लाइक कि आर कम हो गया है, इतना कम कि पॉपुलेशन कांस्टेंट भी नहीं है, पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही है। तो यानी हम कह सकते हैं कि डी ऑप्शन में जो है सबसे लोएस्ट आर देखने को मिल रहा है, यानी लोएस्ट इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सो दैट इज व्हाई वी कैन ऑप्ट द ऑप्शन फोर्थ, दैट इज ऑप्शन। अगला सवाल काफी बढ़िया सा था, ये मेनली डाइवर्सिटी पे पूछा गया था। क्वेश्चन है द टेबल बिलो शोज द बर्ड स्पीसीज एंड देयर अबंडेंस इन 3 हैबिटेट दैट इज पी क्यू आर। यहाँ पे 3 हैबिटेट दे के रखा है पी क्यू आर, उनमें स्पीसीज और उनकी कितनी अबंडेंस है इसके बारे में भी मेंशन करके रखा है। आपसे पूछा है विच वन ऑफ द कॉम्बिनेशन बिलो बेस्ट रिप्रेजेंट द हैबिटेट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइवर्सिटी। आपको इन तीनों हैबिटेट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सबसे कम डाइवर्सिटी सबसे लास्ट में आएगी, सबसे ज्यादा डाइवर्स जो हैबिटेट होगा वो सबसे फर्स्ट में आएगा। तो अगर मैं हैबिटेट पी को देखूं तो यहाँ पे स्पीसीज टोटल जो है 5 है, ओके। तो नंबर ऑफ स्पीसीज के हिसाब से देखें तो मतलब कि हैबिटेट क्यू में नंबर ऑफ स्पीसीज 8 है, हैबिटेट आर में 8 है। तो अगर मैं कुछ भी ना देखूं तो मैं नॉर्मली बता सकती हूँ कि सबसे कम जो है डाइवर्सिटी पी की होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ की स्पीसीज रिचनेस के हिसाब से सिर्फ 5 वैरायटी है स्पीसीज की, क्यू और आर में 8 वैरायटी है। तो यानी टैली भी अगर होगा कुछ कंडीशन में तो क्यू सॉरी अगर टाई अप भी होगा किसी कंडीशन में तो क्यू और आर में होगा। पी तो फॉर श्योर ये लोएस्ट यहाँ पर डाइवर्सिटी बता रहे हैं। हम ऑप्शन देखें तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है एंड फोर्थ ऑप्शन है जिसमें पी लोएस्ट है, यानी हम फर्स्ट और थर्ड हटा सकते हैं। तो सबसे लोएस्ट ये हो गया, इसको हम साइड में कर देते हैं और कुछ हमें देखने की जरूरत ही नहीं। अबंडेंस को भी देखने की जरूरत नहीं है जब हमारे पास ऑलरेडी रिचनेस के बेसिस पे समझ में आ गया कि इसमें डाइवर्सिटी कम है।
अब क्यू और आर में देखते हैं, क्योंकि दोनों में 8 स्पीसीज है, यानी ये रिचनेस के बेसिस पे हम इसको डाइवर्स कौन ज्यादा है ये नहीं बता सकते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्पीसीज इवननेस का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कि इन दोनों में कौन सा हैबिटेट ज्यादा इवन है, इवन यानी ज्यादा यूनिफॉर्म है। मेक श्योर स्पीसीज की डाइवर्सिटी को पता लगाने के दो तरीके होते हैं, स्पीसीज रिचनेस यानी कितनी डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्पीसीज है, और स्पीसीज इवननेस यानी कितनी ज्यादा वो इवन या कितनी ज्यादा यूनिफॉर्म है। क्योंकि पी को हम ऑलरेडी हटा चुके हैं स्पीसीज रिचनेस के बेसिस पे कि ये लेस रिच है। अब हम हैबिटेट क्यू एंड आर के बारे में बात करें तो दोनों में देखिए स्पीसीज बराबर है, बराबर वैरायटी की है, तो हेंस ये रिचनेस के बेसिस पे इसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। अब हमें इवननेस का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, इवननेस यानी अबंडेंस को हमें देखना पड़ेगा। अब क्यू और आर में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो क्यू ज्यादा मुझे इवन लग रहा है, देखिए 20 20 20 20 20 15 15 15 ये ज्यादा इवन है, फ्लक्चुएशन भी कम है, फ्लक्चुएशन यहाँ पे हो रहा है वो भी 5 का हो रहा है सिर्फ। लेकिन आर की बात करें तो एक बार 80 आ गया, फिर 25 15 10 5 3, यहाँ पे फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, यानी आर कम इवन है क्यू के कंपैरिजन में। यानी अगर हम अरेंज करना चाहें तो स्पीसीज की डाइवर्सिटी क्यू में हाईएस्ट होगी, आर में उससे कम होगी और सबसे लोएस्ट होगी पी में। हमें ऐसा कोई वैल्यू अगर मिल जाए तो वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ तो आर क्यू पी लिखा है जो कि गलत है, अब हो गया क्यू आर पी, हमारा भी ऑप्शन यही है, तो हेंस हम फोर्थ ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट लगा था, आपको अलग से कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं थी। जनरली आप देखकर रिचनेस एंड इवननेस को प्रॉपर ढंग से टेबल में ऑब्जर्व करके आंसर पे पहुंच सकते थे। ओके, ये अगला सवाल है इस बार का, ये आई थिंक सबसे न्यू टाइप का सवाल है। ये ऐसे सवाल अभी तक सीएसआई में नहीं पूछे गए थे, बट फाइनली ये पूछे जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, मेनली एफिशिएंसी, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी नाम का चैप्टर है आपके इकोलॉजी में, वहां से ये सवाल पूछा गया है। सो द डायग्राम बिलो डिपिक्ट द एनर्जी फ्लो विद इन अ सिंगल टॉपिक लेवल। एक सिंगल टॉपिक लेवल में एनर्जी कैसे फ्लो हो रही है इस डायग्राम में बता के रखा है, जहां पर आई का मतलब है अमाउंट ऑफ इंजेस्टेड, आई का मतलब होता है कितना खाया उस ऑर्गेनिज्म ने, एनए होता है अमाउंट नॉट एसिमिलेटेड, यानी जिसको की बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकी, यानी वेस्ट मटेरियल की तरह उसको निकाल दिया गया। आर है यहाँ पर रेस्पिरेशन, पीएन है यहाँ पे बायोमास प्रोडक्शन एट ट्रॉपिक लेवल। अब आपको क्या पता करना है, यहाँ पे इन्होंने पीएन दे के रखा है, आर दे के रखा है, ए दिया है, एनए दिया है, आई, पीएन -1 और यहाँ पे बताया है नॉट कंज्यूम। बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट अ करेक्ट वैल्यू ऑफ, आपको बताना है पीएन की वैल्यू कितनी होगी, एनए की वैल्यू, आर की, आई इन अ किलो कैलोरीज रिस्पेक्टिवली। इफ pn -1 is 1000 kilocalories, I divided by pn -1 is 20%, a divided by I is 35% and pn divided by a is 20%। अच्छा, इस क्वेश्चन को पढ़ो तो इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, बिकॉज ये आपको मैक्सिमम इस चीज की शॉर्टी दे देगा कि आपको ये सवाल नहीं आ सकता है। बट बिलीव मी, अगर आपने एफिशिएंसी पढ़ा, स्पेशली वो बच्चों ने जिन्होंने मुझसे इकोलॉजिकल एफिशिएंसी पढ़ा है, वो अगर 2 मिनट भी इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे तो उनको समझ में आएगा कि इसमें सारी वैल्यूज दे के रखी हैं, आपको बस पुट करना है और थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है। चलिए, इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे छोटे पोर्शन में रख लिया है, यहाँ पे आंसर 2 दिखा रहा है, लेकिन हम देखेंगे कि आंसर 2 कैसे आया है। ठीक है, क्योंकि आंसर क्या है इससे ज्यादा ये जरूरी है कि वो आंसर आया कैसे, क्योंकि जब आपको मेथड पता होता है तो आप उस जैसे और भी बहुत से क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर वो फ्यूचर में पूछा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक बड़ी सी वैल्यू है pn -1। pn -1 क्या होगी, यानी मान लीजिए अगर यहाँ पर प्लांट था, प्लांट को जो है मान लीजिए गोट ने खाया, तो प्लांट ने जितना कुछ प्रोड्यूस किया होगा उसी को गोट ने खाया है। तो यानी एक लेवल, एक ट्रॉपिक लेवल नीचे की बात किया जा रहा है, तो अगर गोट का लेवल n था तो पी वाला कौन सा हो गया, ये हो गया n-1 ट्रॉपिक लेवल हो गया। इसी तरीके से pn -1 का जो यहाँ पर अमाउंट दे के रखा है वो दे के रखा है 1000 किलो कैलोरीज। तो यहाँ पे हम वैल्यू ले लेते हैं कि pn -1 इज इक्वल्स टू 1000 किलो कैलोरीज। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे I डिवाइडेड बाय pn -1, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, बोला है यहाँ पर I डिवाइडेड बाई pn -1 जो कि बोला है 20%। अब ये क्या है, देखिए
आई इन्होंने क्या कहा था, आई इन्होंने कहा था कि भाई जितना अमाउंट इंजेस्ट किया गया यानी जितना अमाउंट खाया गया, हमें नहीं पता है कितना अमाउंट खाया गया है यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है आई निकालना पड़ेगा। Pn-1 की वैल्यू इन्होंने यहाँ पर दे के रखी है और 20% का तो छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हम निकालते हैं यहाँ पे, आई इक्वल्स टू 20% इंटू Pn-1। 20% था तो इसको हमें परसेंट को हटाना पड़ेगा, तो 20 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। Pn-1 कितना है, 1000 है। ये आपको वैल्यू कितनी दे देगा आई की, ये आई की वैल्यू आ जाएगी लगभग 200। ठीक है, तो हमारे पास आई की वैल्यू आ गई 200, हमसे पूछा गया था आई कितना है, तो एक वैल्यू हमने ले ली यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पर आई की वैल्यू आ गई 200। अब नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं, नेक्स्ट इन्होंने फॉर्मूला दिया है ए डिवाइडेड बाई आई, यहाँ पे इन्होंने बोला है ए डिवाइडेड बाई आई। अच्छा, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या बता रहा है, ये कंजम्पशन पे फोकस कर रहा है, कंजम्पशन एफिशिएंसी का यहाँ पर कंसेप्ट लग रहा है। ए डिवाइडेड बाई आई, अब ए डिवाइडेड बाई आई यहाँ पे देके रखा है लगभग 35%। यहाँ पर जो ए है इट इज स्टैंडिंग फॉर एसिमिलेशन, यानी आपकी बॉडी ने कितना एसिमिलेट किया, कितना एब्जॉर्ब किया, तो 35 है, और हमारी बॉडी ने कितना इंजेस्ट किया था वो 200 निकल चुका है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम आई इंटू 35% कर देंगे, 35% को हम हटाएंगे तो नीचे चला आएगा 100, और हमें आई पता है यहाँ पे कितना है 200, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 200 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 100, जो कि ये 100 से 200 टू टाइम्स कट जाएगा, और ये जो वैल्यू आ जाएगी हमारी वो हो जाएगी 70, यानी हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 70। ऑल्दो हमें ए की वैल्यू पूछी नहीं है, बट अभी आपको पता चलेगा हमने ए की वैल्यू क्यों निकाली। ये जो सवाल पूछा था वो था आपका एसिमिलेशन एफिशिएंसी पे, यानी कितने खाने पे कितना एसिमिलेट किया गया, आपने जितना भी खाया हो आपकी बॉडी ने एसिमिलेट उसको कितना किया, यानी आपकी बॉडी ने उसे एब्जॉर्ब कितना किया। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट फॉर्मूला है यहाँ पर पी एन डिवाइडेड बाई ए, ये आ गया पी एन डिवाइडेड बाई ए, यानी जितना हमारी बॉडी ने एसिमुलेट किया दैट इज ए, उस पे हमारी बॉडी ने कितना प्रोड्यूस किया, यानी कितना नया बायोमास गेन किया। अब हमारे पास जो है पीएन की तो वैल्यू है नहीं, तो पीएन निकालना पड़ेगा, लेकिन ए की वैल्यू है हमारे पास, और इन्होंने इसका रेशियो 20% दे के रखा है, तो हमारे पास ए की वैल्यू है, पीएन की वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ से पीएन निकाल लेंगे। पीएन इक्वल्स टू 20% को हम नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे, तो डिवाइडेड बाई 100 हो गया इंटू ए, जो कि हो जाता है 20 डिवाइडेड बाई 100। ए हमारे पास आया है कितना, 70। तो ये वैल्यू यहाँ से कट जाती है, तो ये हमारे पास पीएन चला आता है 7 टू जा 14, ये आ गया 14, तो हमारे पास यहाँ पर पीएन चला आया पीएन 14। अब जरा सा हम देख लेते हैं हमसे सवाल में क्या क्या पूछा था, हम वैल्यू तो निकालते जा रहे हैं बट हमारे पास सवाल कितना, सवाल में पूछा क्या है हमें ये भी देखना जरूरी है। हमसे पीएन पूछा है, क्या हमारा पीएन निकला, यस पीएन हमारा 14 निकला। लेट मी टेल यू, पहला ही वैल्यू पीएन पूछा है और आगे बोला है रेस्पेक्टिवली, यानी जो हमारा आंसर होगा वो 14 से शुरू होगा, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो 14 से शुरू होने वाला सेकेंड ऑप्शन है। ये शॉर्टकट तो हम एग्जाम में ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं कि ये क्वेश्चन कैसे निकालना है, तो मैं सब कुछ सॉल्व करके आपको दिखा दूंगी। तो यहाँ पर Pn इज इक्वल्स टू 14 हो गया, राइट। उसके बाद हमें Na चाहिए, तो एक काम करते हैं, हम एकदम सीक्वेंस में चलते हैं, जैसा क्वेश्चन पूछा है वैसे हम सीक्वेंस में चलते हैं। पहले इन्होंने पूछा है Pn हमारे पास आ गया 14, इसके बाद इन्होंने पूछा है Na। अब Na के लिए इन्होंने कोई फॉर्मूला नहीं दिया है, तो हम फिर क्या करेंगे, पिक्चर देखेंगे जरा कि Na का फॉर्मूला हम क्या बना सकते हैं। देखिए Na क्या बता रहा है कि जितना इंजेस्ट किया और जितना एसिमुलेट किया उसके बीच में Na का अमाउंट, यानी जो चीज या जो अमाउंट एसिमुलेट नहीं हुआ यानी वेस्ट प्रोडक्ट की तरह बाहर निकल गया, वो होगा Na। तो Na को निकालने का तरीका क्या हो गया, यानी मैं गलत ना हूं तो Na को हम लिख सकते हैं I माइनस ए,
यानी जितना खाया मैंने और जितना मेरी बॉडी ने एसिमुलेट किया, उन दोनों के बीच का जो अमाउंट निकलेगा, मतलब कि वो अमाउंट मेरी बॉडी ने एसिमुलेट नहीं किया, राइट। तो Na को निकालने के लिए मैं फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ I माइनस ए। अब I क्या है यहाँ पे, I क्या हमारे पास वैल्यू निकला है, यस I हमारे पास 200 निकला है और A की वैल्यू हमारे पास 70 है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास चला आएगा 130, यानी Na की वैल्यू आ गई 130। देखिए यहाँ भी सेकंड वैल्यू 130 है, यहाँ पे सेकंड Na पूछा था, यानी हम क्लोज जा रहे हैं अपने आंसर के और हम सही मेथड से सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम। आर पूछा है हमारे पास, आर का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बट यहाँ क्या कुछ आर से रिलेटेड बातें बोली हैं। आर क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए आर इधर दिखा के रखा है और आर जिस तरीके से बाहर निकल रहा है, मैं ये कह सकती हूँ कि आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जितना बॉडी ने एसिमुलेट किया और जितना प्रोड्यूस किया उसके बीच का डिफरेंस होगा आर। तो आर के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, ए माइनस पी एन। देखिए ये फॉर्मूला मुझे पता नहीं है, मैं डायग्राम देख के बस फॉर्मूला बनाई जा रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे सारी चीजें मेंशन है वो यही बता रही है कि आर निकालना है तो ए माइनस पी एन करना पड़ेगा। ए यहाँ पे कितना है हमारे पास, ए यहाँ पे हमारे पास 70, पी एन कितना आया है 14। इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो चली आएगी 56। क्या 56 हमारा थर्ड वैल्यू है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे हमारा आर हो गया कितना 56। लास्ट में हमसे पूछा है आई, आई तो हमने निकाल ही रखा है, देखिए यहाँ पे 200, यहाँ पे 200 निकाल के रखा है, तो आई हो गया हमारे पास 200। अब टैली कर लीजिए, 14 130 56 200, 14 130 56 200 हमारे पास आंसर चला आया, दैट इज सेकेंड। तो आपके सामने ही मैंने सारा आंसर आपको निकाल के दिखाया कि सेकेंड आंसर कैसे आया। ऑल्दो इट वाज टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन जो बच्चों को कंसेप्ट पता है इकोलॉजिकल एफिशिएंसी का, उनके लिए ये सवाल बिल्कुल भी टफ नहीं था। अगेन आई एम रिपीटिंग, कंजम्पशन एफिशिएंसी का मतलब होता है कितना कंज्यूम किया गया उस लेवल पे और किसको कंजम्पशन किया गया उसके नीचे वाले लेवल पे। ठीक है, नेक्स्ट होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है पिछले लेवल पे जो कंज्यूम किया गया था उसको आपकी बॉडी ने कितना एसिमिलेट किया है, उसका फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ पे फॉर्मूला भी साफ साफ मेंशन करके रखा है, ये देखिए, कंजम्पशन का ये, एसिमिलेशन का ये। प्रोडक्शन का मतलब होता है जितना हमारी बॉडी ने एसिमिलेट किया था उस पर कितना प्रोड्यूस किया गया, वो चला आता है हमारे पास प्रोडक्शन एफिशिएंसी। इन तीनों एफिशिएंसी को मिलाकर थोड़े से तिगड़म भिड़ाकर इस क्वेश्चन को बनाया गया था। क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग था बट टफ बिल्कुल भी नहीं था। आप थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब फर्स्ट टाइम मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मुझे लगा कि इसको किया कैसे जा सकता है, बट आई थॉट कि जो इन्फॉर्मेशन पता है एक बार उसको अप्लाई करके देखते हैं, और मैंने अप्लाई किया, फटाफट से आंसर सारे के सारे अपने आप ही निकलते चले गए। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, तभी आपको समझ में आता है कि हाँ वहां कुछ टफ जैसा नहीं पूछा गया है। अगला सवाल लेते हैं, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था ये भी। बोला है द ग्राफ गिवन बिलो शोज अ पॉसिबल बिहेवियर ऑफ टू स्पीसीज ओवर द कोर्स ऑफ सक्सेशन। यहाँ पे दो स्पीसीज का बिहेवियर बता के रखा है सक्सेशन के टाइम पे। आपको बताना है पॉसिबल इफेक्ट ड्यूरिंग द सक्सेशन आर। कौन सा यहाँ पर एक पॉसिबल इफेक्ट देखा जा सकता है। ऑप्शन में है टोटल सेपरेशन, कन्वर्जेंस, सीक्वेंशियल सक्सेशन। आपको ग्राफ को इन सारे वर्ड से मैच करना है। देखिए आपको इन तीनों वर्ड के बारे में या तीनों प्रोसेस के बारे में पता हो या ना पता हो, लेकिन ये वर्ड इतने जनरल है कि आप आराम से इनको ग्राफ के साथ मैच कर सकते हो। टोटल सेपरेशन का मतलब क्या हो गया, यानी एक स्पीसीज आ रही है तो दूसरे को पूरा ही सप्रेस कर दे रही है। ऐसा कोई ग्राफ क्या हमको देखने को मिल रहा है, सी है, राइट। सी इज अ ग्राफ जो कि हमें दिखा रहा है टोटल सेपरेशन, यानी सी का मैं फर्स्ट मैच कर सकती हूँ। नेक्स्ट देखिए कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस यानी एक जगह पे आके मिल जाना, चाहे कहीं से भी आपने चलना शुरू किया हो। स्पीसीज में भी ऐसा ही होता है। जो बी ग्राफ है वो कन्वर्जेंस को बहुत अच्छा बता रहा है, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पे आके दोनों स्पीसीज कन्वर्ज हो जा रहे हैं। तो बी के लिए जो है मैं सेकेंड ऑप्शन ले सकती हूँ। नेक्स्ट है सीक्वेंशियल सक्सेशन। सीक्वेंशियल सक्सेशन में क्या होगा, पहले एक स्पीसीज आएगा, आने के बाद वो जाएगा, उसके जाने से पहले दूसरा स्पीसीज इंट्रोड्यूस हो जाएगा, यानी एक का आना दूसरे का जाना होता है। तो एक के आने के बाद दूसरा चला जाएगा, तो दैट इज व्हाट अ सीक्वेंशियल सक्सेशन। तो ये जो है हमें ए ग्राफ में देखने को मिल रहा है कि ये स्पीसीज आई है, ये अपने मिड ऑफ द टाइम में पहुंची है, तब तक दूसरी स्पीसीज इंट्रोड्यूस हो गई है, तब ए ने यहाँ से रिमूव करना खुद को शुरू किया है। दैट इज व्हाट द सीक्वेंशियल सक्सेशन। तो ए का मैच हो गया किसके साथ, थर्ड के साथ।
तो ए हो गया थर्ड, B2 एंड C1, थर्ड ऑप्शन जो है हमारा मैच हो गया। आंसर विल बी। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे आइलैंड बायोजियोग्राफी से, अ रिसर्चर वर्किंग ऑन आइलैंड बायोजियोग्राफी मैप्ड हाउ आइसोलेशन कंट्रोल इमिग्रेशन, दैट इज आई जो है वो एंट्री रेट को बता रहा है, एंड एरिया कंट्रोल एक्सटिंक्शन, ई जो है यहाँ पर एक्सटिंक्शन को बता रहा है, will act on a number of species present on an island. We forgot to label the size of the island, that is small or large, and location of the island, that is near or far. सिंपल भाषा में कहा जाए तो एक साइंटिस्ट है जो कि आइलैंड बायोजियोग्राफी को स्टडी करना चाहता है, उसने आई के थ्रू एंट्री और ई के थ्रू एग्जिट बताया है, लेकिन वो ये मेंशन करना भूल गया है कि आइलैंड का साइज कौन सा होगा और जो नियर और फार का कंसेप्ट है डिस्टेंस का वो कैसे लगेगा, और ये है नंबर ऑफ स्पीसीज। आपको बताना है यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैकार्थर एंड द विल्सन इक्विलिब्रियम थ्योरी, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई ए बी सी डी इन अ फिगर। आपको बताना है ए बी सी डी क्या बता रहा है। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो आई यहाँ पे ए जो है, ए बता रहा है हाईएस्ट एंट्री को और बी बता रहा है लोएस्ट एंट्री को। और जब भी हम एंट्री की बात करते हैं तो हम डिस्टेंस का कंसेप्ट लेते हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस का कंसेप्ट लग जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री हाई हो रही है, यानी ए के लिए एंट्री हाई हो रही है, यानी ये जो आइलैंड है वो काफी ज्यादा नियर प्रेजेंट है। बी में एंट्री लो हो रही है, यानी ये आइलैंड फार प्रेजेंट है। अब सी के बारे में देखते हैं, सी में एग्जिट हाई हो रही है, और एग्जिट की जब हम बात करते हैं तो हम साइज का कंसिडरेशन लेते हैं, और यहाँ पर एग्जिट लो है। एग्जिट हाई कब होगी? एग्जिट हाई तब होगी जब जो आइलैंड का साइज है वो स्मॉल पाया जाएगा, और एग्जिट लो कब होगी? जब आइलैंड का साइज लार्ज पाया जाएगा। तो ए हो गया नियर, बी हो गया फार, सी स्मॉल एंड डी लार्ज। तो हो गया नियर, फार, स्मॉल, लार्ज, हमारा हो गया थर्ड ऑप्शन करेक्ट। अब आप सोचोगे मैम इसमें एंट्री के टाइम पे जो है हम जो है साइज को भी ले सकते थे, बट अगर आप साइज को अगर लेके भी देखना चाहें ना, तो ये ऑप्शंस ऐसे डिजाइन करके रखे हैं कि आप चाह के भी ये क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, क्योंकि अगर साइज को मान लीजिए आप जो है आप ये कहते हैं कि ये साइज बड़ा है तो लार्ज और स्मॉल पिक करेंगे, लेकिन सी के साथ ऑप्शन को आप मैच नहीं कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे डिजाइन हुआ है कि मैं ये कहूँ कि बच्चा जो चाहे भी, अगर उसके पास नॉलेज अच्छा है तो वो चाहे भी तो इस क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकता था, क्योंकि गलत करने वाले ऑप्शन इन्होंने बनाए ही नहीं है। इनमें एक ही ऑप्शन सही है जो कि है थर्ड। सो विद दिस वी आर डन फॉर इकोलॉजी क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ ये सारे एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गए होंगे, वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इवोल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस को लेंगे। इवोल्यूशन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं मैंने देखा है, बट यस उसको भी मैं आपके लिए बहुत जल्द अवेलेबल करवाऊंगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलना होगा बहुत ही जल्द आपसे एक नेक्स्ट वीडियो।